हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी उपन्यास का गोदान। गोदान उपन्यास जिसे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। तो ये यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 6 जो उपन्यास जिसमें मेंशन किए हुए हैं उसमें से हमारा गोदान उपन्यास भी है, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो हम आज इसके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स पर यहाँ पर देखेंगे। और ये बिल्कुल सारे ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है उपन्यास, लेकिन सारे क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट हैं और मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी नेट जून का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये जो मेरे जो वीडियोज़ हैं, मैं 3 उपन्यास पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये मेरा आज 4th वीडियो है उपन्यास की। इससे पहले हम हिंदी साहित्य पे बात कर चुके हैं, तो वो भी आप रिवीजन के तौर पर कंटेंट देख सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपके लिए 2-3 दिन के अंदर ही सारे उपन्यास और कहानियों का रिवीजन करवा दूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है दिन रात, तो इसीलिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तो चलें हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोदान जो उपन्यास है, गोदान, सबसे पहले हम इसी का अर्थ समझ लें। गो बोलते हैं गाय माता को, ठीक है, गाय को बोलते हैं, और गो का दान करना वो होता है गोदान। तो इसके लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि इसका जो नाम है वो गोदान क्यों रखा गया है, ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1936 में लिखा गया था, और ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। कैसा है, ये कंप्लीट लिखा गया था, ऐसा नहीं है कि इसको अपूर्ण नहीं छोड़ा था, ये पूर्ण लिखा हुआ है उपन्यास है। इसका आप ध्यान रखेंगे, अंतिम उपन्यास था ये जो पूर्ण था। इसमें प्रेमचंद जी ने किसी एक समस्या को नहीं उठाया, बल्कि उस टाइम पर तत्कालीन भारतीय समाज की जो भी समस्याएं थी उन सबको एक साथ उठाया है। गरीबी को, भुखमरी को, लालच को, ठीक है, और धोखेबाजी को, सारी चीज़ें जो भी उस टाइम पर, राजनीति को, और सबको एक साथ यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसीलिए ये जो उपन्यास है इसको क्या कहा जाता है, भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे इसके कथनों से और इसके जो मुख्य तथ्य मैंने यहाँ पर लिए उन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि इसमें सारी समस्याएं किस तरीके से उजागर की गई थी। तो देखें हम नेक्स्ट यहाँ पर इसके जो मुख्य तथ्य हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाते हैं। तो सेमरी और बेलारी, इसमें 2 गाँवों का जिक्र है, वो आगे आ जाएंगे। तो इनमें आप ध्यान रखें कि इन दोनों जो गांव हैं उनमें कितना अंतर था, 5 मील का अंतर था। सेमरी और बेलारी, आपने देखा होगा कि इसमें कुछ शहरी पात्र और ग्रामीण, यानी कि गांव की दशा को और शहर को, दोनों को इसमें दिखाया गया है। तो सेमरी और बेलारी दोनों ही क्या हैं, गांव और शहर के रूप में दिखाए गए हैं। और दोनों में जो अंतर था वो 5 मील का अंतर था, मतलब 5 मील की दूरी पर ये गाँव बसे हुए थे। स्वराज, स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। सेमरी से लखनऊ 20 कोस की दूरी पर है, यानी कि सेमरी जो गांव था उससे लखनऊ कितनी दूरी पर था, तो 20 कोस की दूरी पर। हजरतगंज और अमीनाबाद का भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में जो धनुष यज्ञ हुआ था, उस नाटक में होरी ने किसका अभिनय किया था, तो ये किया था होरी ने जनक के माली का। दशहरे पर जो धनुष यज्ञ हुआ था, धनुष यज्ञ का नाटक किया गया था, ये किसने किया था वो आगे आ जाएगा। अभी मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ले लिया है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। होरी ने किसका रोल निभाया था यहाँ पर, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जनक के माली का, जनक कौन है ये तो आप सभी जानते होंगे, जो सीता जी थी, ठीक है, माता सीता जी, उनके पिता का नाम था जनक, और उनके माली का रोल कौन करता है, होरी करता है, ठीक है, जो इसका मुख्य पात्र है। इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे मिस मालती, इसमें कैरेक्टर का नाम है मिस मालती,
वो अपनी बातों का भुलावा देकर ओमकार नाथ को शराब पिलवा देती है और उससे 1000 रुपये इनाम ले लेती है। ठीक है, वो अपनी बातों में उसको ऐसे बहका करके क्या करती है, ओमकार नाथ को शराब पिलवा देती है और उससे 1000 रुपये इनाम ले लेती है। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट ज़रा थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे इसलिए मैंने पहले ले लिए। बाकी जो पात्र हैं उनमें आपको पता चल ही जाएगा कि कौन से पात्र का क्या रोल है, वो आगे आ जाएंगे। तो आप चिंता ना करें और ये ना सोचें कि ये पहले ही कहाँ से आ गए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए लिए हैं। पठान के वेश में डॉक्टर मेहता जाकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए ना मिले तो वह गोली चला देंगे। यानी कि जब वो धनुष यज्ञ का नाटक होता है उसमें पठान के वेश में कौन आता है, डॉक्टर मेहता आते हैं। कौन आता है, डॉक्टर मेहता आते हैं और वह जाकर के रुपए मांगते हैं, यानी कि लोगों को आतंकित करते हैं। ठीक है, वहाँ पर गोली वोली चलाने की भी वो धमकी देते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पठान के वेश में कौन आता है, डॉक्टर मेहता। ये प्रीवियस क्वेश्चन है इसीलिए मैंने यहाँ पर रखे हैं। होरी का जो बेटा है गोबर, होरी के बेटे का नाम क्या था, गोबर था। वो कहाँ पर भाग जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो कहाँ पर भाग जाता है, वो अपनी प्रेमिका को छोड़ देता है जुनिया को और वो लखनऊ भाग जाता है उससे शादी का वादा करके। ठीक है, गोबर लखनऊ में किसके यहाँ पर नौकरी करता है, तो मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ पर नौकरी करता है। नेक्स्ट देखेंगे, होली के अवसर पर गोबर आता है गाँव में। ठीक है, होली के अवसर पर जब गोबर गाँव में आता है तो वहाँ पर क्या चल रहा होता है, मतलब नाटक वगैरह चलती है। तो वहाँ पर गांव के जो मुखिया लोग हैं उनकी नकल का अभिनय करता है कौन, गोबर करता है। गांव के जो मुखिया लोग हैं उनकी नकल करता है, उनकी नकल करने का रोल निभाता है कौन, गोबर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मिस मालती गोबर को माली की नौकरी पर रख लेती है। पहले वो लखनऊ भाग जाता है, वहाँ पर वो नौकरी करता है। उसके बाद वो गन्ना मिल में क्या होती है, आग लग जाती है, उसके कारण वो घायल हो जाता है उस आग में। तो फिर वो गांव लौट आता है और गांव में वो जो मिस मालती है उसके यहाँ पर माली की नौकरी करने लगता है। ठीक है, ये जो एक बार आप थ्योरी ज़रूर पढ़ लें गोदान की, तो उससे आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अंत में जो होरी है वो मृत्यु सैया पर पड़ा होता है। मृत्यु सैया पर जानकर सारे लोग क्या कहते हैं, धनिया से, धनिया होरी की पत्नी है तो धनिया से उसका गोदान करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि ये मृत्यु सैया पर है और इसकी मतलब कहते हैं ना, जैसे आत्मा शांति के लिए या इसके अच्छे के लिए आप गोदान कर दीजिए, यानी गऊ का दान कर दीजिए। तो धनिया क्या कहती है कि उसके पास सूतली बेच कर वो एक मतलब सूतली का काम करती है। तो उसने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो थे 20 पैसे। कितने थे, 20 पैसे हैं, रुपए नहीं है, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें पैसे रुपए में आजकल क्या है कि पैसे तो चलते नहीं हैं, तो हम लोग रुपए समझ लेते हैं कि 20 रुपये भी बहुत कम है आज के टाइम पे। तो लेकिन उस टाइम 20 पैसे बहुत होते थे जब ये लिखा गया है, जब ये उपन्यास। ठीक है, तो 20 पैसे, इसमें सब जगह ज़्यादातर पैसे की बात हुई है, इसका आप ध्यान रखेंगे, रुपए नहीं है। तो 20 पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है, महाराज घर में न गाय है न बचिया न पैसा, यही पैसे हैं मेरे पास, तो यही इनका गोदान है। और पछाड़ खा करके गिर पड़ती है। ठीक है, तो ये कथन पूछा जा सकता है कि महाराज घर में ना गाय है ना बचिया ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये कथन किसका है, तो ये धनिया का होता है। किसका, धनिया बोलती है इस बात को। ये कथन आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक इसमें जो लाइन है ना, ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं, बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए ताकि अच्छा रिवीजन हो जाए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो लेनी ही पड़े, तब भी क्या है कि थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो ही जाती है, लेकिन इससे शॉर्ट कर भी नहीं सकते, फिर क्या है कि हमारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसीलिए आप 2-4 मिनट में परेशान ना हो, ज़रूर आप इनको देखें। और लास्ट वीडियोज़ अगर नहीं देखी है ना तो वो भी आप देख लें, उसमें 3-4 उपन्यास में करवा चुकी हूँ। और नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उसके लिए आप जल्दी से जल्दी मतलब इंतज़ार कीजिए, समझ लीजिए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको, उनका भी रिवीजन जल्दी ही मिल जाएगा देखने को। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि न्यू चैनल है, तभी आपके पास वीडियोज़ आ पाएंगी। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर पात्र। सबसे पहले हम ग्रामीण पात्रों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामीण और शहरी दो जगह के पात्रों को दिखाया गया है। सबसे पहले आते हैं होरी, जो कि मुख्य पात्र हैं इस गोदान उपन्यास के। वो धनिया का पति है, बेलारी गांव का निवासी है। कहाँ का, बेलारी गांव का निवासी है।
फसली बुखार से पीड़ित होता है। फसली बुखार से पीड़ित होता है। फसली बुखार का मतलब है फसल कभी उजड़ जाती है, कभी गिर जाती है, कभी मतलब फसल उसकी ठीक ढंग से हो नहीं पाती है। फसल के चक्कर में वो पूरे दिन रात चिंता में घूमता रहता है। तो इसीलिए ये क्या है, फसली बुखार से पीड़ित इसको बताया गया है। 5 बीघे का काश्तकार होता है। इसमें जो इसकी मूल किताब है उसमें 5 बीघा लिखा हुआ है। आप अगर 5 बीघा आता है तो 5 करेंगे, अदरवाइज़ कुछ जो बुक हैं उसमें 3 बीघा भी लिखा हुआ है कि 3 बीघे का काश्तकार है। तो आप ये दोनों ही पॉइंट ध्यान रखेंगे, 5 और 3। 5 तो है ही इम्पोर्टेंट, 5 और 3 दोनों आते तो आप 5 करें, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में इसको सही माना गया था। वैसे 3 आता है तो आप 3 सही करें। और नेक्स्ट देखें यहाँ पर धनिया। धनिया कौन है? होरी की पत्नी है। ठीक है, गरीबी में बेचारी बहुत परेशान रहती है। तो धनिया होरी की पत्नी है। उसकी 6 संतानें हुई थी, जिनमें से 3 जीवित हैं, गोबर, सोना और रूपा। सोना और रूपा 2 बेटियां हैं। इसकी 36 साल उम्र बताई गई है उपन्यास के आरंभ में। ये जो उम्र मेंशन की गई है सभी पात्रों की, ये उपन्यास के आरंभ में दिखाई गई है, क्योंकि लास्ट तक चलता है। गोबर बड़ा हो जाता है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, लड़कियों की शादी भी हो जाती है, तो उम्र ठहरेगी तो है नहीं, उम्र तो आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जो मेंशन की गई है वो यही है उपन्यास के आरंभ की। और ये सिलिया को अपने घर में शरण देती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। गोबर होरी का बेटा होता है, होरी और धनिया का। इसकी उम्र 16 साल दिखाई गई है। चीनी मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, वहाँ पर आग लग जाती है, और बाद में मालती के यहाँ माली की नौकरी करता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसकी बेटी है सोना। बड़ी बेटी का नाम सोना है और छोटी का नाम रूपा है। होरी और धनिया की बड़ी बेटी, इसकी उम्र 12 साल है। इसका जो विवाह है वो किसके साथ होता है? सोनारी पास का ही एक गांव है। ठीक है, सोनारी पास के एक गांव में धनी किसान है गौरी महतो। ठीक है, गौरी महतो, उसका लड़का है मथुरा से इसका क्या होता है? विवाह होता है। मथुरा ना समझे आप, मथुरा शहर नहीं है, बल्कि मथुरा सोना के पति का नाम होता है। ठीक है, जिसके साथ उसका विवाह होता है। रूपा छोटी बेटी है, उसकी उम्र जो केवल 8 वर्ष की है, बाद में वो बड़ी हो जाती है। इसका जो विवाह है बेचारा गरीबी की वजह से बाद में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। गोबर भी घर छोड़ के चला जाता है और बहुत परेशान रहते हैं। इन पर कर्जे हो जाता है, जगह जगह से कर्ज ले लेते हैं इसके पिताजी। तो राम सेवक जो महतो है पास के गांव में, उससे इसका विवाह कर दिया जाता है। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति होता है। ठीक है, ये सोचते हैं कि जीवन जीने के लिए मतलब पैसे की ज़रूरत होती है, उम्र कुछ मायने नहीं रखती, ऐसा सोच के, क्योंकि गरीब लोग हैं, तो ये अधेड़ उम्र के व्यक्ति से इसका विवाह करा देते हैं। झुनिया कौन होती है? वो भोला की बेटी है। पास के ही गांव का एक ग्वाला होता है। ठीक है, भोला की बेटी है और बाल विधवा है। उसके बचपन में विवाह कर दिया गया था, लेकिन वो उसके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो बाल विधवा है। गोबर के साथ बाद में शादी होती है। झुनिया के साथ वो संबंध बनाता है और बाद में जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसको अपने घर ले आता है, लेकिन वो घर के पास छोड़कर उसको क्या करता है, भाग जाता है लखनऊ, और फिर काफ़ी दिनों तक वापस नहीं आता। इसके 2 बेटे होते हैं, चुन्नू और मंगल। चुन्नू जो बड़ा बेटा है वो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वो, और बाद में एक बेटा होता है मंगल। इसका आप ध्यान रखेंगे, मंगल। ठीक है, दाता दीन कौन होता है? तो गांव में एक पशु चिकित्सक है। जब होरी की गाय बीमार पड़ती है तो इसको बुलाया जाता है। होरी की गाय जब बीमार होती है तो दाता दीन को बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये गांव में पशु चिकित्सक है। होरी ने आलू बोने के लिए इससे 30 रुपये क्या लिए थे, उधार लिए थे। क्या लिए थे? 30 रुपये उधार लिए थे। इसे गांव का नारद भी कहा जाता है। इसे गांव का क्या कहा जाता है? नारद कहा जाता है। नारद का मतलब समझते हैं आप? नारद यानी कि जिसके पेट में कोई बात ही ना रुके, जगह जगह वो कुछ ना कुछ मतलब इसकी उसको कहे और उसको उसकी कहे, मतलब नारद का, इसीलिए नारद कहा जाता है। माता दीन दाता दीन का पुत्र है। दुलारी सहुआइन ये कौन है? गांव में नमक तेल तंबाकू की इसकी दुकान है, दुलारी जी की, है ना, दुलारी सहुआइन। होरी ने बंटवारे के समय दुलारी से 40 रुपये ले लिए थे और किसको दे दिए थे? अपने भाइयों को। जब बंटवारा हुआ था, 3 भाई हैं ये, और 3 भाई होते हैं, तीनों भाइयों का जब बंटवारा होता है तो इसे उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो वो किससे उधार लेता है? दुलारी सहुआइन से। रिश्ते में होरी की क्या लगती हैं? भाभी लगती हैं।
अगर गौण पात्रों की हम यहाँ पर बात करें तो गौण पात्र है मंगरू साहू। होरी ने बैल के लिए से 60 रुपये उधार लिए थे। कितने? 60 रुपये। यहाँ पर ये रुपये ही हैं। वो बेचारी गरीब होती है धनिया, तो उसके पास तो पैसे ही मिलते हैं, लेकिन ये रुपये उधार ले लेते हैं। होरी ने बैल के लिए 60 रुपये क्या लिए थे? उधार लिए थे। गांव का सबसे धनी आदमी है। ठीक है, गौण पात्र को ऐसा मत सोचना कि ये कुछ नहीं है। गांव का सबसे धनी आदमी कौन है? मंगरू साहू है, जिससे किसने? होरी ने उधार ले रखी थी। पटेश्वरी लाल, ये पटवारी है गांव में, इसको पुण्य आत्मा नाम से जाना जाता है, पुण्य आत्मा। झिंगुरी सिंह, झिंगुरी सिंह कौन है? गांव का सबसे बड़ा महाजन है झिंगुरी सिंह, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। पंडित नोखेराम, पंडित नोखेराम कौन होते हैं? तो ये होरी से लगान के पैसे लेकर और इनकार कर देते हैं। ठीक है, पंडित नोखेराम ये होरी से लगान के पैसे ले लेते हैं, लगान के पैसे वो बेचारा चुकता कर देता है और बाद में इनकार कर देता है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। ठीक है, और दोबारा लगान वसूलने की तैयारी में रहता है पंडित नोखेराम, ध्यान रखेंगे। सिलिया, सिलिया के पिता हरकू हैं, माँ कालिया है, माँ का नाम है कालिया, ध्यान रखेंगे। इसका पुत्र है रामू, जो निमोनिया से क्या होता है? मर जाता है। ठीक है, इसमें देखो महामारी के बारे में, बीमारियों के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में मेंशन कर रखा है, इसीलिए इसको महाकाव्य कहा जाता है। इसमें सारी जो भी तत्कालीन जो भी परेशानियां थी, जो भी मतलब गरीबी का और मतलब जो बड़े बड़े लोग होते थे वो छोटे लोगों का कैसे सिर्फ शोषण करते थे, उन सब के बारे में दिखाया गया है। भोला कौन होता है? होरी के गांव से मिले हुए गांव का एक ग्वाला है, और इसी से ही जो होरी होता है वो गाय ले लेता है, गाय लेता है और उसको बदले में क्या देता है? भूसा दे देता है। इसकी 3 संतानें होती हैं भोला की, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने यहाँ पर रखी है। कामता बड़ा लड़का, जंगी छोटा लड़का और झुनिया इसकी लड़की है। यानी कि ये जो होता है ना झुनिया, झुनिया और उसका जो बेटा है होरी का गोबर, झुनिया की और गोबर की क्या होती है? बाद में शादी हो जाती है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, क्योंकि वो गाय को वहाँ से लेके जाता है, तो इनका मतलब इसका क्या होता है? प्रेम होता है। और अपने गांव का ये मुखिया है। भोला क्या है? अपने गांव का मुखिया है। नौहरी, नौहरी विधवा है। नौहरी कौन है? विधवा है, भोला से दूसरा विवाह करती है। भोला का दूसरा विवाह किससे होता है? तो नौहरी के साथ होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी जो पत्नी है, यानी कि ये जो बच्चे हैं ना तीनों, इनकी जो माँ है वो गुजर जाती हैं और उसके बाद में इसके पिता दूसरी शादी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हीरा। हीरा कौन है? होरी का भाई है हीरा। होरी की गाय को जहर देकर घर से फरार हो जाता है। होरी की गाय है और उससे क्या करते हैं? जलते हैं, तो उसको ये जहर दे देता है और जहर दे करके घर से फरार हो जाता है। ठीक है, पुनिया, पुनिया हीरा की पत्नी का नाम है। शोभा होरी का भाई है, तीसरे नंबर का। और दरोगा कौन है? होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए आता है और रिश्वत मांगता है। किससे? होरी से। एक तो बेचारा वैसे ही गरीब, उसकी गाय उधार लेता है, वो भी मर जाती है, बाद में उससे उसी से रिश्वत मांगता है। ठीक है, ऐसे होते हैं जो देश का विकास होने ही नहीं देते। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर शहरी पात्रों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। शहरी पात्र कौन से हैं? राय साहब अमरपाल सिंह, राय साहब अमरपाल सिंह ये सेमरी गांव का निवासी है। अभी मैंने ऊपर बताया था सेमरी और बेलारी, उन दोनों में कितनी दूरी थी? 5 मील की दूरी थी। कितनी? 5 मील की दूरी। बेलारी का होरी है और ये जो शहरी पात्र दिखाए गए हैं ये सेमरी गांव के हैं। ठीक है, सेमरी के। तो सेमरी गांव का निवासी होता है। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन करता है। होरी से दंड वसूले जाने की खबर पाकर नोखेराम से पूरा धन मांगता है। अभी ऊपर हमने एक पात्र के बारे में पढ़ा था, पंडित नोखेराम। वो क्या करता है? लगान ले लेता है होरी से और फिर बाद में इनकार कर देता है, तो दोबारा बेचारे को लगान देनी पड़ती है। जब इस बात का अमरपाल यानी कि राय साहब को पता चलता है तो वो नोखेराम से पूरा धन वापस मांगता है। ठीक है, ये होते हैं अच्छे आदमी। और उपन्यास के आखिर में राजा की पदवी भी भाई इसी को मिलती है। जो अच्छा काम करेगा राजा तो वही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर मेहता। इनकी तो पूरी चर्चा रहती है। डॉक्टर मेहता की यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का अध्यापक होता है। जो डॉक्टर मेहता है वो कौन है? यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। पूछे जा सकते हैं किसके अध्यापक थे? दर्शन शास्त्र के। धनुष यज्ञ का जो आयोजन होता है उसमें पठान का रूप धरते हैं और सबको आतंकित करते हैं। वुमेन लीग में ये भाषण देते हैं।
फ्रांस की अकादमी ने इनकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहा है। इनकी जो यानी कि जो उनका उपन्यास लिखा हुआ है उसके अंदर ही ये अपनी क्या लिखते हैं, रचना करते हैं। डॉक्टर मेहता हैं, वो एक लेखक हैं और एक अध्यापक हैं। तो इनकी फ्रांस की जो अकादमी है, इसका आप नाम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर मेहता की कृति को सबसे उत्तम रचना किसने माना है? तो फ्रांस की अकादमी ने माना था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मिस मालती कौन है? वो तो हम देख चुके हैं, इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ करके आई थी। नवयुग की साक्षात प्रतिमा है। 2 छोटी बहनें हैं इसकी, सरोज और वर्दा। विमेन लीग की संस्थापक थी। नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री भी इनको चुना गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे इनका अच्छे से। मिर्ज़ा खुर्शीद ये सूफ़ी मुसलमान थे। लखनऊ में इनकी जूते की दुकान है और वहीं पर जो इनका होरी का बेटा होता है गोवर, वहीं पर जा कर के नौकरी करता है। ठीक है, लखनऊ भाग जाता है और वहाँ पर किसके यहाँ नौकरी करता है? मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ जूते की दुकान पर। बुड्ढों की कबड्डी का आयोजन करते हैं। ठीक है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी कबड्डी का आयोजन कौन करते हैं? तो मिर्ज़ा खुर्शीद करते हैं। और एक और अच्छा काम करते हैं, वेश्याओं के उद्धार के लिए उनकी नाटक मंडली भी बनाते हैं। ठीक है, इनका आप ध्यान रखेंगे। मिस्टर खन्ना कौन होते हैं? बैंक मैनेजर हैं और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, बैंक मैनेजर भी हैं और शक्कर मिल जो बनी हुई है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली में आ जाते हैं बेचारे, है ना। चीनी मिल में क्या होती है? आग लग जाती है। यही चीनी मिल है जिसमें क्या होता है? गोबर घायल हो जाता है। पहले वो लखनऊ में नौकरी करता है, फिर उसके बाद वो इस चीनी मिल में भी नौकरी करता है, फिर उसके बाद वो गांव में ही मालती के यहाँ पर माली की नौकरी करता है। ठीक है, तो उसकी ये भी आप ध्यान रखेंगे। गोविंदी देवी कौन है? मिस्टर खन्ना की पत्नी है। इनको कविता लिखने का बड़ा ही शौक रहता है। शहरी गौनी पात्र, गौण पात्र, शहरी जो पात्र हैं गौण पात्र कौन कौन से हैं इनका भी आप ध्यान रखेंगे। गौण और मुख्य तो क्या ही हैं, आजकल तो सभी मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बन गया ना वही मेन बन जाता है। तो क्वेश्चन इनसे भी खूब पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप किसी को भी हल्के में ना लेंगे कि मुख्य याद कर लेते, नहीं, सारे ही याद कर लेना, बिल्कुल स्किप मत करना। इसीलिए मैंने ये रखे हैं, अदरवाइज़ मैं भी इसमें नहीं डालती। ओमकारनाथ कौन है? दैनिक पत्र एक बिजली है, बिजली के नाम से एक दैनिक पत्र चलता है, उसके संपादक हैं। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा, ये कौन है? वकील हैं। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा ये वकील होते हैं, परंतु इनकी वकालत नहीं चलती, इसलिए क्या करते हैं? बीमा कंपनी के दलाल बन जाते हैं। क्या करते हैं भाई? वकालत तो चल नहीं रही, तो चलो कुछ ना कुछ और काम कर लें, तो बीमा कंपनी के क्या बन जाते हैं? दलाल बन जाते हैं। ठीक है, राजा सूर्य प्रताप सिंह ये राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं। राय साहब क्या लड़ते हैं? चुनाव लड़ते हैं, है ना। बाद में उनको राजा की पदवी भी तो मिलती है, क्योंकि वो जीत जाते हैं और वो राजा सूर्य प्रताप को हरा देते हैं चुनाव में। ठीक है, चूहिया इसमें नाम है, एक कैरेक्टर है चूहिया। ये कौन है? लखनऊ में जब गोबर और जुनिया रहते हैं, जहाँ पर उनकी पड़ोसी है चूहिया, ध्यान रखेंगे। चूहिया किसकी पड़ोसी है? तो गोबर और जुनिया, यानी कि गोबर और जुनिया के घर में रहती है कौन? चूहिया। ऐसे करके आप ध्यान रख लेना। सरोज कौन है? मालती की बहन है, अभी हमने देखा ऊपर। मेहता के भाषण में जब मेहता जी विमेन लीग में क्या देते हैं? भाषण देते हैं ना, तो उनके स्त्री संबंधी जो विचार हैं उनका विरोध करती है सरोज। मिस मालती की बहन है सरोज। और ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी लास्ट टाइम ही पूछा गया था। तो ये कौन मेहता के भाषण का विरोध कौन करती है? सरोज करती है। इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये गोदान के जो शॉर्ट नोट है वो ख़त्म हुए। तो चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, बस जल्दी ही वो भी आपको मिल जाएगी। बाणभट्ट की आत्मकथा हम पढ़ेंगे और ये बिल्कुल शॉर्ट नोट, इनको आप ज़रूर 1-2 बार पढ़ लेंगे। रिवीजन करते हैं, एक बार अब पढ़ लें और फिर आप पेपर से 1-2 दिन पहले ज़रूर रिवीजन कर लें, आपको बहुत अच्छे से ये याद रह जाएंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।